हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस संकल्प क्लासेस में। आज की क्लास में हम ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या तथ्य शामिल है। तो आज से जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को देख लेंगे। उस फ्लो चार्ट में जितने सब टॉपिक होंगे उसे एक्सप्लेन करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिससे किसी को समझने में कोई समस्या न हो। तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में बात करें तो कुछ लोग इसे हड़प्पा के बाद पढ़ाते हैं, कुछ हड़प्पा से पहले पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों है, ये क्या है, थोड़ी चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नव पाषाण काल के बाद भारत में क्या हुआ, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां देखी गई। कैसे? क्योंकि उधर कृषि का अधिशेष उत्पादन होने लगा था और नव पाषाण काल में उसके बाद कुछ ग्रामीण संस्कृतियां उभर कर भारतीय पटल पर सामने आती हैं। इसीलिए जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी, ये ताम्र पाषाणी कालीन संस्कृति इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर तांबे के साथ साथ अब पाषाण के भी जो उपकरण थे वो उपयोग हो रहे थे, या कह सकते हैं कि परंपराओं में चले आ रहे जो पाषाण के उपकरण थे उनके साथ ही ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता में तांबे के भी उपकरण प्रयोग में होने लगे। विशेष रूप से हथियारों का प्रयोग होने लगा। यही कारण है कि ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहलाई। आइए इसमें देखें कि हम कौन कौन से सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है क्या, आखिर ये कैसी संस्कृति है और ये भारतीय इतिहास में कहाँ कहाँ आई। उसके बाद हम इसका विभाजन देखेंगे। विभाजन जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि यह तीन भागों में था। कुछ हड़प्पा पूर्व, कुछ हड़प्पा के बाद और कुछ हड़प्पा कालीन संस्कृतियां थी। तो हम इसमें विभाजन करके देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संस्कृति शामिल है। उसके बाद इसमें कौन से प्रमुख क्षेत्र होते हैं, मतलब कौन कौन से स्थल हैं जो ताम्र पाषाणकालीन स्थलों में शामिल हैं, इसे हम मैप से चर्चा कर लेंगे जिससे इसके स्थल आपको याद हो जाएं। फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं, मतलब कैसी ये संस्कृति थी, कहाँ के ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे और कैसे लोग, इसमें धार्मिक व्यवस्था क्या थी, उसके बाद सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी। इन सब के बारे में बात करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल है वहां से क्या प्राप्त हुए थे। तो आज हम टॉपिक को इसी क्रम में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है कि आफ्टर ऑल ये है क्या। तो जैसा हम जानते हैं कि हुआ क्या था कि भारत में प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण कालीन संस्कृति हमें देखने को मिली। जो नवपाषाण कालीन संस्कृति थी वहां से कृषि की परंपरा प्रारंभ हो गई। इसी कृषि की परंपरा में क्या हुआ कि कुछ क्षेत्र में कृषि की थोड़ा अधिशेष ज्यादा होने, थोड़ा डेवलपमेंट फेज में दिखे और वहां पर लोग पाषाण के साथ साथ क्या हुआ, कुछ तांबे के भी उपकरणों का प्रयोग करने लगे। और वो तांबे के उपकरण, मतलब पाषाण के उपकरण जो परंपरा में निरंतरता में चले आ रहे, परिवर्तन के साथ तांबे के उपकरण भी जिस स्थान में देखे गए और उस संस्कृति को पूरा का पूरा नाम दे दिया गया ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो ये पूरी सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जानी गई। तो ताम्र पाषाण काल वह काल था जब ऐतिहासिक अवधि है जब मनुष्य तांबे और पाषाण दोनों के औजार बनाना शुरू कर दिया। और यह काल नव पाषाण काल और कांस्य युग के बीच मध्यवर्ती माना गया। अर्थात क्या कि जो हम नव पाषाण काल समाप्त हुआ और उसके बाद जो हड़प्पा काल आने वाला है उसके बीच में इसे मध्यवर्ती काल के रूप में देखा गया। किसे देखा गया? तो ये जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। आइए अब इसका विभाजन देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था? तो हमारा दूसरा टॉपिक है विभाजन। तो आइए देखिए कि इसका विभाजन किस आधार पर किया गया है। तो जो सामान्यतः ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी वह ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को तीन भागों में बांटा गया था। कितने में बांटा गया? तो उसे तीन भागों में बांटकर देखा गया। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर पहला जो भाग था, कुछ संस्कृतियां क्या है, पूर्व हड़प्पा ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहलाई। अर्थात वो लगभग 3500 से 2600 बीसी के बीच में विद्यमान थी। इसके पहले एक बात बताना चाहेंगे कि जो हड़प्पा काल था, अगर उसे कार्बन डेटिंग विधि से देखा जाए तो हड़प्पा काल कार्बन डेटिंग विधि से वो 2500 से
1800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अब इसी से हम यहाँ पर कंपेयर कर ले तो चूंकि 3500 से 2600 ईसा पूर्व उसके पहले पड़ा, तो वहां पर कुछ संस्कृतियां ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां 3500, कहीं कहीं पर 4000 भी मिलता है, कहीं 5000 भी। क्योंकि ये साक्ष्यों के आधार पर आंकड़े हैं, इसलिए कहीं पर वेरिएशन देखने को मिल जाता है। तो 3500 से लेकर 2600 बीसी तक सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, हड़प्पा के प्रारंभिक विकास में सोथी संस्कृति जो बीकानेर क्षेत्र में थी, और झूकर झाकर संस्कृति जो सिंध क्षेत्र में थी, कुछ ग्रामीण अवस्था के रूप में विकास के चरण पर पहुंच गई। इसीलिए जब यहाँ से साक्ष्य मिले थे झूकर झाकर संस्कृति के और सोथी संस्कृति के, तो फिर उसे चूंकि हड़प्पा से पहले बने थे, तो इन्हें हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहा गया। उसके बाद उसके बाद हमने बात की कि जो हड़प्पा काल था वो 2500 से 1800 ईसा पूर्व था। तो उसके समकालीन भी कुछ हमारी संस्कृतियां देखने को मिली। इसे समकालीन हड़प्पा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां कह सकते हैं, जिनमें राजस्थान का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, दक्कन का क्षेत्र, हड़प्पा काल के समानांतर चलने वाली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां यहाँ पर विराजमान थी। कहाँ? राजस्थान में, दक्कन में, हड़प्पा के आसपास के क्षेत्रों में। और जो जो विद्यमान थी उन संस्कृतियों को किस नाम से जाना गया? ये तो क्षेत्र हैं। जो संस्कृतियां थी वो आहार संस्कृति के नाम से, गणेश्वर संस्कृति के नाम से, गैरिक मृदभांड संस्कृति के नाम से जानी जाती थी। तो जो आपकी आहार संस्कृति है राजस्थान में, गणेश्वर संस्कृति है और गैरिक मृदभांड संस्कृति है, वह समकालीन हड़प्पा संस्कृति के रूप में विद्यमान थी भारतीय इतिहास में। उसके बाद एक तीसरा जो हमारे पास है वह है परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति। परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृतियां क्या थी? जब हड़प्पा का अवसान हो गया 1800 के बाद, और हड़प्पा के अवसान के बाद कहीं कहीं क्षेत्रों में क्या हुआ, लाल चमकीले, तो वहां पर आपको काले और लाल रंग के मृदभांड वाली संस्कृति देखने को मिली। और यही संस्कृति क्या हुआ कि जो हड़प्पा काल था वो पूर्णतः क्या हुआ, अपनी स्थान से नहीं गया। मतलब वो जो नगरीय सभ्यता थी वो कहीं कहीं पर धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र के रूप में विद्यमान रही, और बाद में इतिहासकारों ने इसे जो नाम दिया था वही परवर्ती ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नाम से जाना गया। मतलब हड़प्पा का अवसान हो जाता है और वहीं पर मालवा, कायथा, ईरण और जोरवे, कुछ ऐसी संस्कृतियां विद्यमान थी जो हड़प्पा संस्कृति के बाद भारत के इन स्थलों पर देखे गए। और यही मालवा, कायथा और ईरण जो संस्कृति थी, ये परवर्ती हड़प्पा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के रूप में जाने गए। तो परवर्ती ताम्रपाषाण कालीन हड़प्पा संस्कृति कौन थी? वो ईरण थी, मालवा था और कायथा जैसी संस्कृतियां थी। अब जब हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कितने प्रकार की हैं, तो आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्थान था जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों में शामिल था। तो बेसिकली अगर हम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में स्थानों की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट में अगर देखें तो यहाँ पर जो राजस्थान में हमें आहार संस्कृति, यहीं पे आपको गिलुंद देखने को मिल जाएगा, गिलुंद संस्कृति। यहीं पर बनास संस्कृति थी, बनास संस्कृति। हाँ, गणेश्वर संस्कृति भी यही राजस्थान में विद्यमान थी। यहाँ यूपी के एटा जिले में एक जगह थी अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। यहाँ जो अतरंजी खेड़ा था, यहाँ से तांबे के बहुत से उपकरण क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। फिर यहाँ महाराष्ट्र में देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो संस्कृति थी वो सबसे बड़ी थी, वो थी जोरवे संस्कृति। जोरवे, इनाम गांव, इनाम गांव और सोनगांव, सोनगांव। ये सारी संस्कृतियां आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। उसके साथ यहाँ पर अगर एमपी की, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मालवा, एरण,
और कायथा संस्कृति थी। कायथा संस्कृति, ये सारे स्थान ताम्रपाषाण कालीन दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी एक स्थान था जहाँ ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य बने थे। वो था पांडु रजार ढीबी। तो ये जो पांडु रजार ढीबी था, यहाँ से भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले थे। अगर यहीं पर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के यहाँ पर कुल्ली नाल संस्कृति विराजमान थी। कुल्ली और नाल संस्कृति थी, जहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन स्थलों की सभ्यता देखने को मिली। तो जो महत्वपूर्ण स्थल है वो क्या है? मालवा, एरण, कायथा, पांडुरजा ढीबी, अतरंजी खेड़ा इत्यादि क्या है इसमें शामिल थे। फिर अगर इसी के साथ अब ये जो कुल्ली नाल ये कहाँ थे? बलूचिस्तान में इनकी परंपरा देखी गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर यह जो मैप है इसके माध्यम से इन स्थलों को अगर देखा जाएगा तो ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि यूपी में अतरंजी खेड़ा विराजमान है। गणेश्वर संस्कृति कहाँ है? तो गणेश्वर संस्कृति राजस्थान में है। कायथा संस्कृति कहाँ पर थी? तो यह मध्य प्रदेश में थी। और तांबे के तांबे के बहुत ढेर सारे साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो अतरंजी खेड़ा से मिले थे, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा स्थित है। आइए नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्थल लिखित फॉर्म में भी दे दिए गए हैं कि अगर आपको देखना हो तो देखिएगा कि यहाँ मध्य प्रदेश में देखिए हमने बात कर ली मालवा, कायथा और एरण संस्कृति है। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां जोरवे जो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। नेवासा भी यहाँ पर है जो छूटा हुआ था। तो महाराष्ट्र में नेवासा, इनाम गांव और सोनगांव संस्कृति विराजमान है। उत्तर प्रदेश का अतरंजी खेड़ा में काले लाल मृदभांड प्रकार की संस्कृति देखी गई। एक काले लाल क्या थे ये भी बताना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सभ्यता थी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, वह अपने मृद भांडों के लिए जानी जाती थी। मृदभांड अर्थात मिट्टी के जो बर्तन थे उन्हीं के नाम पर इनकी पहचान थी। और जगह जगह पर इनका जो रंग था, जो इनकी बनावट थी वो अलग अलग थी। इसलिए और वो किसी विशेष क्षेत्र पर बहुतायत में पाए गए, इसीलिए पूरी की पूरी सभ्यता का नाम मृदभांडों के नाम पर पड़ गया। जैसे काले लाल मृदभांड संस्कृति जो अतरंजी खेड़ा में मिला हुआ था, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उसके बाद आहार संस्कृति, तो जहां पर ओसीपी कल्चर वाली संस्कृति, तो ये सब किस पर नाम पड़ गए थे? ये सारे नाम पड़ गए थे कि वहां की जो विशेष प्रकार के मृद भांड थे। राजस्थान में गिलुंद, बालाथल और गणेश्वर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां विराजमान थी। इन सभी स्थलों को हम लोगों ने मैप में देख लिया है। इसके बाद आइए देखें कि हमारे जो ग्राफ है उसमें हमें क्या करना है। तो हमने अभी तक देख लिया कि क्या है विभाजन, क्या है प्रमुख क्षेत्र, क्या है। अब आइए विशेषता देख लेते हैं कि आखिर उनकी क्या विशेषता थी जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां एक बड़े स्तर पे भारत में विद्यमान थी। की विशेषता बात करें तो पहले तो ये ग्रामीण संस्कृति थी। वो ग्रामीण संस्कृति चाहे हड़प्पा के पहले रही हो, हड़प्पा के समकालीन रही हो या हड़प्पा के परवर्ती काल में रहा हो, ये पूरी की पूरी सभ्यता क्या थी? ग्रामीण संस्कृति थी, जो कृषि और पशुपालन की आजीविका पर आधारित थी। यहाँ की सभ्यता में कॉपर का उपयोग पत्थर के औजारों के साथ साथ किया जाने लगा। मृदभांडों को बनावट के साथ क्या किया जाता था? यहाँ पर अन्नागार भी कह सकते हैं, जो दानागार लिखा हुआ है, तो अनाज भंडार मिट्टी के कोठारों में किया जाता था। और मिट्टी के जो मृदभांड बनाए जाते थे वो इनको कलेक्ट करने के लिए बनाए जाते थे, जो अनाज होते थे। लोग तांबे की कुल्हाड़ियां, छुरियां, तीर, धातु औजारों का भी प्रयोग किया करते थे। ग्रामीण जीवन में मिट्टी और खपरेल के घरों का प्रचलन था। यहाँ पर हड्डी के आभूषण के साथ कहीं 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 तांबे के प्रयोग भी दिखते हैं। मृतकों के लिए गड्ढे और कब्र का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियां थी वहां पर लोगों को गड्ढे में दफनाए जाने की भी संस्कृति परंपरा देखी गई थी। अब अगर हम इसकी ताम्रपाषाण काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखें तो सामाजिक व्यवस्था क्या था?
ये ग्रामीण परिवारों के रूप में, परिवार इनकी सबसे छोटी इकाई थी और ये एक समुदाय के रूप में रहते थे। तो ये क्या था, ये समुदाय के रूप में संगठित होकर अपने काम को संचालित किया करते थे। छोटे कुटुंब की इकाइयां थी। मिट्टी और खपरेल के इनके घर बनाए जाते थे। जैसा कि हमने बात किया कि कृषि और पशुपालन इनकी मुख्य व्यवस्था थी। पुरुष प्रधान समाज के संकेत मिलते हैं। हड्डी के आभूषणों का प्रचलन था, लेकिन यदा कदा तांबे के भी आभूषण देखे गए हैं। अंत्येष्टि के लिए क्या है, कब्रों का प्रयोग किया जाता था। तो सामाजिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक व्यवस्था एक सामुदायिक व्यवस्था के रूप में वहां पर विद्यमान थी और कुटुंब कुटुंब यानी कि परिवारों की इकाई के रूप में उन्हें देखा जाता था। आइए धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो धार्मिक व्यवस्था क्या थी, यहाँ पर प्रकृति की पूजा की व्यवस्था विद्यमान थी। ताम्रपाषाण काल में क्या था, प्रकृति पूजा देखी गई थी। प्रकृति पूजा जिसमें सूर्य की, नदियों की, पेड़ों इत्यादि की पूजा किया जाता था। घरों में क्या है, ताबीजों, मन के और प्रतीकात्मक मूर्तियों के भी साक्ष्य उन स्थानों पर मिले हैं। मातृ देवी की जो मूर्ति भी मिलने के संकेत यहाँ मिले हैं। मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन और अनाज रखे जाते थे, जिसे लगता है कि उनका क्या है, उनका परमात्मा पर विश्वास और पुनर्जन्म में विश्वास था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जटिल यज्ञ और अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। तो जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां थी, वहां पर जटिल अनुष्ठान और यज्ञ करने की परंपरा शामिल नहीं थी। अब यदि अर्थव्यवस्था की बात करें तो जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये क्या था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पर कृषि की परंपरा थी और पशुपालन के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पशुपालन में क्या है, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, कुछ ऐसे क्या चित्रकारी के रूप में और वहां के घरों की दीवारों पर देखे गए हैं। यहाँ पर मृदभांड कला, मृदभांड मतलब वो जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें चित्रित बर्तन बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब चित्रकारी की जाती थी। और कहीं कहीं पर क्या होता था, जो आसपास की बस्तियां होती थी वस्तु विनिमय के द्वारा एक दूसरे से व्यापार करती थी। और जो अनाज होता था उन्हें भंडारित करने के लिए मिट्टी मिट्टी के कोठार बनाए जाते थे। कोठार क्या, एक गड्ढे की तरह बड़ा सा बना दिया जाता था, जिसमें क्या लोग अपने अनाजों को कलेक्ट किया करते थे। तो ये था हमारा क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था किसकी, ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था कि कहाँ से क्या मिले थे। तो जो कायथा है, कायथा कहाँ पर पड़ रहा था, तो कायथा हमने अभी बात की थी कि कायथा हमें दिख रहा था मध्य प्रदेश में। यहाँ तांबे के 29 कंगन लगभग प्राप्त हुए हैं। तो कहा जाता है कि तांबे के कंगन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये कायथा से प्राप्त हुए हैं। दूसरा एरण है, एरण भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहां पर कुबड़दार बैल और मातृ देवी की और अग्नि उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। अगर मालवा की बात करें जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ कपास उत्पादन और चरखे के प्रमाण देखने को मिलते हैं। वहीं पर नवदा टोली की बात करें तो एच डी संकालिया ने नवदा टोली को क्या कहा था, नवदा टोली को एच डी संकालिया ने सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कहा था। किसको, नवदा टोली को। गिलुंद की बात करें, गिलुंद जैसा कि हम जानते हैं कि गिलुंद राजस्थान में है और राजस्थान के गिलुंद में क्या हुआ था, अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले थे। अग्नि कुंड के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, तो ये गिलुंद से प्राप्त हुए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बालाथल। अगर बालाथल की बात करें तो ये पंजाब के पास हमारा पड़ता है और यहाँ से पत्थर और तांबे के उपकरण प्राप्त हुए थे। तो तांबे के उपकरण कहाँ पर प्राप्त हुए थे, तो ये हमारा पत्थर और तांबे के उपकरण थे जो बालाथल से प्राप्त हुए थे, बालाथल से। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं गणेश्वर। गणेश्वर संस्कृति जो मध्य प्रदेश में है
वह गणेश्वर संस्कृति मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो गणेश्वर संस्कृति तो पड़ती कहाँ पर थी? राजस्थान में। और यहाँ से तीर के नोक और बर्छा और कंगन के भी साक्ष्य मिले हैं। तो हमने क्या क्या देखा कि कायथा से कंगन मिले थे, एरण से कुबड़ वाले बैल और अग्नि देवी मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य मिले हैं, गणेश्वर से तीर और नोक के बर्छे कंगन के साक्ष्य मिले थे, बालाथल पत्थर और तांबे के मिले थे, गिलुन से अग्निकुंड, हाँ नवदा टोली। अच्छा, नवदा टोली कहाँ पर है? तो नवदा टोली एमपी में पड़ता है, जहां को क्या कहा था एच डी संकालिया ने ग्रामीण बस्ती सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती के रूप में संबोधित किया था। तो ये था हमारा ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां, जिसको हम लोगों ने सभी टॉपिक को देखा कि इसमें ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां क्या है, जहां पर नव पाषाण काल के बाद पाषाण के साथ साथ तांबे का प्रयोग हुआ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां हैं। फिर हमने देखा कि वो विभाजन कितने भागों में किया गया था, तो तीन, जो हड़प्पा पूर्व था, हड़प्पा समकालीन और परवर्ती हड़प्पा कालीन कौन सी ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां। इनके हमने प्रमुख क्षेत्र को मैप के द्वारा देख लिया था। उसके बाद हमने इसकी विशेषता और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक क्या विश्वास थे इसके बारे में देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी तरीके से हड़प्पा संस्कृति को फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे, जिससे उसके भी जो महत्वपूर्ण स्थल है उन्हें हम मैप में करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो पॉइंट्स में बता के उसे समझाया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।